मैं बस से कराची जा रही थी। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। वो मेरी तरह अकेली ही सफर कर रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ था। अमूमन जवान औरतें तन्हा सफर नहीं करती, क्योंकि बाज शिकारी मर्द ऐसे शिकार की घात में होते हैं और पुलिस उनसे फायदा उठाने के लिए खौफजदा और हरासा करती है। ये कोई मुअम्मर औरत ना थी, भरपूर जवान औरत थी, खैर मामूली खूबसूरत थी। नक्शो निगार तीखे तीखे और दिल को मुतासिर करने वाले थे। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा किया कि इसकी उम्र 24 बरस के लगभग होगी। वो अपने लिबास से आसूदा हाल घराने की लग रही थी। मेरा ख्याल था कि बस चलने के बाद वो मेरी तरफ मतवज्जे होगी, वो खुद को मुतारिफ कराएगी ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। ऐसा सफ़र में अक्सर होता था। हम सफ़र बोरियत से बचने के लिए बातों का सहारा लेते थे और सफ़र ख़त्म होने के बाद अपनी अपनी राह लेते थे। उसने मेरी तरफ देखा और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खला में एक टिक देख रही थी। इसके चेहरे पर कर्ब और आंखों में दर्द की परछाइयां थी। जाने उसे क्या गम था, उसके दिल में कौन सा दर्द छुपा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों पर घनेरी पलकों के चिलमन गिराकर बंद कर ली और सीट की पुश्त पर सर टिका दिया। उसके चेहरे पर गम की परछाइयां फैल गईं। चंद लम्हों बाद उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसके गुलाबी रुखसारों से ढलक कर उसके दामन में जज़ब हो रहे थे। जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने परस से रुमाल निकाला और बहने वाले इन साफ शफाफ मोतियों को जज़ब करने लगी। अगले लम्हे उसने अपनी आंखें खोल दी और मुझे हैरत से देखने लगी। क्या बात है बहन? मैंने उसकी आंसू भरी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप क्यों रो रही हैं? जब आपने मुझे बहन कहा है तो मैं बताती हूं कि बात क्या है। वो सिसकती हुई बोली। उसने अपनी चादर में अपने आंसुओं को जज़ब किया। उसकी आवाज भरा गई थी। चंद सानियों के बाद वो अपनी आवाज और आंसुओं पर काबू पाकर ठहरे हुए लहजे में बोली। मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। कैसी कयामत? औरत इसीलिए पैदा होती है कि उस पर कोई ना कोई कयामत टूटती रहे, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। आप भी दुखी मालूम होती हैं। उसने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज कर दी। इसलिए आपने मेरे दुख को महसूस किया है? जी हां, ये बात भी अपनी जगह सही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर चोट सी लगी। सोया हुआ दर्द जाग उठा। क्या किसी औरत ने आपका घर उजाड़ा है? जी, वो बड़े कर्ब से बोली। मेरी देरीना सहेली ने मेरे शौहर से शादी रचा ली है। मेरा घर और मेरा शौहर छीन लिया है। गोया वो आस्तीन की सांप निकली। क्या आपको उसका एहसास नहीं हो सका था? क्या आपने अपनी आंखें खुली नहीं रखी थी? कोई औरत ये कैसे जान सकती है कि उसका शौहर घर से बाहर क्या कर रहा है, किसी की जुल्फ का असीर हो चुका है? अगर मुझे जरा बराबर भी शक हो जाता कि मेरी सहेली आस्तीन का सांप बनी हुई है तो शायद कोई तदबीर करके अपना घर बचा लेती। तुम क्या तदबीर करती? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं अपना घर बचाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती, उसने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। यह बहुत बड़ा जुर्म होता। क्या आपने ये सोचा था कि उसकी पादाश में आपको जेल हो जाती? हाँ, ये संगीन जुर्म है, उसने सर हिलाया। मुझे इस बात से इनकार नहीं। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 बरस की सजा हो जाती। कैद जुदाई के जहन्नम से बेहतर होती। अच्छा, फिर आपने शादी के बाद क्या किया? क्या उस दूसरी शादी को कबूल करके हालात से समझौता कर लिया? मैंने पूछा। जी, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, वो बोली। मुझे इत्तला मिली थी कि मेरे शौहर ने हैदराबाद में चोरी छुपे शादी कर ली है। मैं वहां गई थी कि उसके मुंह पर थूकूंगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाकर छुप गई। उसे किसी ने मेरी कराची से रवानगी की इत्तला दे दी थी। बेवफा बेगैरत शौहर से मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम इसी घर में रहोगी, लेकिन अगर तुम तलाक लेने पर बाजिद हो तो तलाक दे दूंगा, हक महर में मकान लिख दूंगा। उसकी आवाज भरा गई थी। वो बोलते बोलते रुक गई, जैसे आवाज हलक में अटक गई हो। फिर मैंने चंद सानियों के बाद उससे पूछा, आपने क्या सोचा, क्या फैसला किया तलाक के बारे में? मैंने एक तलख और हकीकत पसंदाना फैसला किया है। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने उसे कह दिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत पसंदाना फैसला इंतहाई कड़वा कसीला है।
इसकी कड़वाहट आप सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रहेंगी, ये सोचा आपने? थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि औरत को कोई ना कोई दुख सहना पड़ता है, औरत कोई ना कोई जहर पीती रहती है, इसलिए मैंने ये जहर पीना पसंद कर लिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शौहर से जुदाई नहीं। गो वो एक सर्द मोहर शौहर साबित होगा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में आपने तलाक ना लेने का फैसला करके बड़ी गलती की है। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, इसमें गलती की क्या बात है? उसने साकत पलकों से मुझे देखा। इसलिए कि आप जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, मर्दों की तसव्वुराती औरत की तरह। मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि आप हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक मिसाली हसीन औरत हैं। आपसे कोई भी आंख बंद करके शादी कर सकता है। मैंने जो कुछ कहा इसमें मुबालगा या दिल रखने वाली बात ना थी। मैंने ये फैसला बड़े सोचो विचार और हालात को देखते हुए किया है और जज्बाती तौर पर नहीं किया। वो कहने लगी, इस तरह मेरे सर पर एक साहिबा तो रहेगा, मुआशरे में इज्जत तो रहेगी। क्या मालूम कब और किस वक्त मेरे शौहर का अपनी दूसरी शादी से दिल भर जाए और वो उसे छोड़ दे। ना भी छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मुआशरे में एक मुतल्लका औरत की कोई इज्जत नहीं होती। वो चाहे लाख हसीन और बुला की पुरकशिश क्यों ना हो, वो दागदार फल की तरह नजर आती है। चाहे उस औरत की कोई गलती ना हो। और फिर जब किसी मुतल्लका औरत की शादी होती है तो ऐसे मर्दों से होती है जो बूढ़े और बाल बच्चेदार होते हैं। उनके बच्चों को भी पालो, उनके ताने भी सुनो। उसकी हैसियत एक नौकरानी से बदतर होती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। उसकी बातें मेरे दिल को लगी, जो सच और हकीकत पसंदाना थी। फिर मेरी नजरों में जमीला, नसीम, शादा और शबाना के चेहरे घूम गए, जो मुतल्लका थीं और उनका शादी के बाद कोई इज्जत थी ना मकाम। मैंने अपने सीने में एक वहशत सी महसूस की। मैंने लम्हे भर के लिए सोचा, कल मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही वक्त आने वाला है। खुदा ना खास्ता वो दिन आया तो क्या मैं भी यही हकीकत पसंदाना और दूरअंदेशी का फैसला करूंगी? क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? उसका नाम फरहाना था। सफर के दौरान हम दोनों एक दूसरे से इस कदर करीब आ गईं कि जैसे जन्म जन्म के साथी हूं। वो दिल की सारी भड़ास निकाल कर नॉर्मल हो गई थी। अब वो हंसने बोलने लगी थी। उसका कहना था कि किसी लड़की को मोहब्बत की शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। वो जल्द ही झाग की तरह बैठ जाती है और अपनी कशिश खो देती है। ऐसी शादियों का अंजाम बड़ा हसरतनाक होता है। मुझे उसकी बातों से इत्तफाक था। मैंने उसे अपने दुख के बारे में नहीं बताया था। हम दोनों के दरमियान आजकल की लड़कियों की बेराह रवी, मोबाइल फोन का जुनून जो उन्हें लैला मजनू बना रहा था और वो दागदार हो रही थी और आए दिन अखबारात में घर से फरार की शर्मनाक खबरें छप रही थी। इन मौजुआत पर खुलकर गुफ्तगू होती रही थी। उसका कहना था कि इस बुराई में फिल्मों, इंटरनेट और मोबाइल फोन से ज्यादा वालिदैन की कोताही और गफलत का ज्यादा दखल है। वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। हम दोनों ने एक दूसरे के पतों का तबादला किया। वो वाटर पंप के बस स्टॉप पर उतर गई। उतरने से कबल उसने कहा, आप किस कदर हसीन, पुरकशिश और प्यारी हैं। टैक्सी तेजी से घर की जानिब रवां-दवां थी। उस वक्त मेरे जहन पर फरहाना और उसकी बातें छाई हुई थी। मैं उसके फैसले के बारे में संजीदगी और गहराई से सोच रही थी। बाज औरतें शौहर की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी बीवी बनकर रहना पसंद नहीं करती। इस तरह उनकी तजलील होती है, क्योंकि शादी मुआशरे का एक अहम और संगीन मसला है। उस वक्त बड़ा हवस था। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन मशरकी उफक पर स्याह गहरे बादल छाए हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 1-2 घंटे के बाद मूसलाधार बारिश हो सकती है। बादल हर तरफ से आसमान को ढकने के लिए बढ़ रहे थे। मैं 2-3 महीने बाद अपने मैके कुछ दिन रहने जाती थी। मेरे शौहर की जानिब से मुझे 15 दिन रहने की इजाजत थी। मैं जब भी अपने मैके से लौटती, उस वक्त मुझ पर एक सरशारी सी तारी होती थी। यूं लगता था जैसे शादी हाल से रुखसत होकर ससुराल जा रही हूं। लेकिन आज अपने घर जाते हुए मेरे दिल के किसी कोने में खुशी की रमक तक ना थी। दिल अंदर से बुझा बुझा था। मैं अपने आप को टूटी टूटी सी महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि टैक्सी इसी तरह दौड़ती रहे, मेरा घर ना आए। जब मैं घर पहुंचती थी तो रियाज मेरी आंखों में झांक कर कहते थे, आज तुम बहुत खुश दिखाई देती हो। मैं शर्मा कर सर झुका लेती। फिर उनसे कहती, इतने दिनों के बाद जो घर आई हूं तो क्या मुझे खुशी ना होगी? आपको देखने के लिए आंखें तरस रही थी। ये बात है। वो कह कहा मारकर हंस पड़ते, तुम पूरी लैला हो गई हो।
तुमसे 15 दिनों की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती। आपके लिए बेशक ये 15 दिन होंगे, मगर मेरे लिए ये दिन 15 सदियों से कम नहीं थे। आप क्या जाने मेरी मोहब्बत को। मैं टैक्सी से उतरकर पर्स में से किराया निकालने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने डिग्गी खोलकर मेरा सूटकेस और दस्ती बैग निकालकर बाहर रखा तो बच्चों ने संभाल लिया। जब मैं किराया दे चुकी तो मेरे बेटे ने कहा, अम्मी, अब्बू घर पर नहीं है, दरवाजे पर ताला पड़ा है, एक चाबी आपके पास भी है ना? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, उस पर ताला पड़ा था। वैसे मेरे इल्म में यह बात थी कि घर मुकफ्फल होगा। मैंने कराची वापसी का प्रोग्राम रात को अचानक ही बना लिया था। मुझे मैके आए हुए अभी 5 दिन हुए थे, जबकि मैं 15 दिनों के लिए आई थी। न जाने क्यों मैं एक दिन भी अपने मैके में रहना नहीं चाहती थी। जब से मैं यहां आई थी मेरे अंदर एक अजीब सी बेकरारी और सीने में वहशत भर गई थी। वसवसों और अंदेशों के फंकारते हुए जहरीले सांपों ने मुझे डसना शुरू कर दिया था। मेरा चैन गारत हो गया था। मुझे एक लम्हे को किसी पहलू चैन नहीं था। रात जब मैंने वापसी के बारे में बताया तो घर वालों को यकीन नहीं आया। उन्हें बड़ी हैरत हुई। अब्बू को दुख हुआ क्योंकि वो मुझे बेइंतहा चाहते थे। मैंने अपनी अचानक और गैर मुतवक्के रवानगी का बहाना ढूंढ रखा था, जिसे सुनकर घर वालों ने जाने की इजाजत दे दी थी। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही थी। मैंने सुबह होते ही जाने की तैयारी कर ली। रियाज को दानिस्ता टेलीफोन पर इत्तला नहीं दी थी। अब रियाज में पहली जैसी बात नहीं रही थी। अगर मैं उन्हें अपनी आमद की इत्तला दे भी देती तो वो मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर ना आते और घर बंद ही मिलता। चंद बरस पहले तक तो वो मुझे और बच्चों को लेने बस स्टॉप पर आ जाते थे। अब उन्हें मेरी वापसी का इंतजार नहीं रहता था और मैं उनकी बेजारी महसूस करने लगी थी। चूंकि हम दोनों की शादी को 10 बरस हो गए थे। मैं अब कोई जवान लड़की या नई नवेली दुल्हन नहीं रही थी। मैं 33 बरस की औरत और 2 बच्चों की मां थी। इस उम्र में औरत के शबाब का रंग उतरने लगता है और मर्द गैर महसूस अंदाज से उससे दूर हो जाता है। एक रस्मी सा ताल्लुक रह जाता है, जबकि मैं उससे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करने लगी थी। आज भी मेरी चाहत में सर्दमोरी नहीं, गर्मजोशी थी। इन 10 बरसों में पहली बार मैं बगैर इत्तला दिए मैके से घर आई थी। मेरा मैका हैदराबाद में था। शादी के बाद 1-1.5 बरस तक मैं मां न बन सकी थी। मुझे लेने के लिए कोई ना कोई मैके से आ जाता था, लेकिन चंद दिनों बाद ही वो मुझे लेने के लिए पहुंच जाते थे, क्योंकि उनसे मेरी दूरी बर्दाश्त ना हो पाती थी। जब मैं 2 बच्चों की मां बन गई, मेरा बेटा 6 बरस का और बेटी 4 बरस की हो गई, तो मैं इन बच्चों के हमरा मैके चली जाती और वापस भी आ जाती। मेरे अंदर एतमाद पैदा हो गया था। दिन के सफर में डर और खौफ की कोई बात नहीं थी। बच्चों के साथ आने जाने में खुद को महफूज समझती थी। वो बच्चे छोटे थे, मगर उनकी मौजूदगी से मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का सा एहसास होता था। फिर मैं इस लंबे सफर की आदी हो गई। घर में घुसते ही बच्चे अपने कमरे में जाकर लेट गए, क्योंकि उनका सफर की थकान और गर्मी से बुरा हाल हो गया था। मगर घर में कदम रखते ही मुझे एक अजीब किस्म की वहशत और तन्हाई का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि मैं किसी वीराने में अकेली खड़ी हूं। घर खाली खाली सा लग रहा था। मैंने पहले कभी वापस आकर ऐसा महसूस नहीं किया था। मैंने सोचा कि क्या रियाज को दफ्तर टेलीफोन करके अपनी आमद की इत्तला दे दूं। वो मेरे इतनी जल्दी वापस आ जाने पर खुशी का इजहार करेंगे। फिर मौसम बदल रहा था, सुहाना होता जा रहा था और एक अनजानी सी सरशारी महसूस होने लगी थी। 1-2 घंटे के बाद बारिश होगी। हम दोनों और बच्चे बारिश का लुत्फ लेंगे। मैं गरम गरम पकोड़े बनाऊंगी जो रियाज को बहुत मरगूब हैं। वो कच्चे धागे से बंधे फौरन चले आएंगे। लेकिन मैंने दूसरे लम्हे अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब पहले जैसी बात नहीं रही और मैं उनकी नज़र में जैसी बेकशिश सी हो गई थी। उन्हें मेरे इस कदर जल्द और अचानक वापस आने पर खुशी और हैरानी से ज्यादा गुस्सा आएगा। मैंने सोचा कि पहले नहा लूं, लेकिन घर की हालत देखकर नहाने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि घर का नक्शा ही बदला हुआ था। 3-4 दिन में इस घर की जो हालत हुई थी उसका यकीन नहीं आया था। ऐसा लग रहा था घर जैसे 3-4 माह से बंद पड़ा हो। मैंने मासी नहीं रखी थी। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी। मैं काम की आदी हो चुकी थी, इसलिए किसी मुलाजिम की मोहताजी महसूस नहीं होती थी। मैं चाको चौबंद रहती और वक्त ऐसा कटता कि पता ही नहीं चलता था। रियाज बहुत बेपरवाह तबीयत के मालिक थे। वो पानी तक उठकर नहीं पीते थे। उनका मिजाज अफसराना था। उन्हें मेरे काम की तकलीफ और मसरूफियत का एहसास तक नहीं होता था।
उन्होंने कभी भूले से भी मेरे किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाया था, जैसे मैं कोई मुलाजमा हूं, बीवी नहीं। वो घर में भी किसी सरकारी अफसर की तरह रहते थे। शौहर मालूम नहीं होते थे, ग्रेड बढ़ते ही उनका मिजाज 7वें आसमान पर जा पहुंचता था। मैं घर की सफाई में लग गई। 1-1.5 घंटे में मैंने घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। घर आईने की तरह चमक उठा। फिर मैंने बच्चों को जगाकर खाना खिलाया जो अम्मी ने साथ कर दिया था। बिरयानी, शामी कबाब, चिकन कढ़ाई और रोगनी रोटियां थीं। बच्चे खाना खाकर फिर सो गए क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं ख्वाबगाह में आई। सिंगार मेज के सामने खड़े होकर मैंने अपने आप को देखा। घर की सफाई करते हुए मैं भूत बन गई थी। मैंने सोचा कि फौरन नहा लेना चाहिए। गर्मी में इजाफा हो गया था, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं गुस्ल खाने में घुस गई। 20 मिनट नहाने में सर्फ करके निकली तो मौसम की तब्दीली का एहसास हुआ। बाहर घुप अंधेरा छा गया था। अभी दोपहर का ही वक्त था, लेकिन आधी रात का गुमान होने लगा था। तेज हवा के झक्कड़ चल रहे थे। तूफान आया हुआ था। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। आसमान काले काले बादलों से ढक गया था। मशरकी उफक पर सुर्ख आंधी उठती हुई नजर आई थी। मैंने जल्दी जल्दी कमरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। चंद लम्हों के बाद आसमान पर छाए हुए बादलों में बिजलियां कौंधने लगीं। उनकी दमक से फिजा और जमीन लरजने लगी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही तूफान आने के लिए पर तोल रहा था। बाहर जैसा घुप अंधेरा मेरे वजूद में था। मैं अपने बाल ड्रायर से खुश करके खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बालों में ब्रश फेरते हुए मैंने पर्दे का कोना जरा सा हटाकर बाहर झांका। बारिश लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। इस अचानक बारिश की वजह से गर्मी और हबस से निजात मिल गई थी। मौसम खुशगवार हो गया था। हवा में खुनकी सी थी जो ख्वाबीदा सपने जगा रही थी। मुझे रियाज की याद सताने लगी। इस वक्त वो घर में होते तो कितना अच्छा होता। फिर मैंने कमरे का दरवाजा बंद करके आईने में अपने आप को नाक़िदाना नजरों से देखा। मैं कोई मोटी, भद्दी और बेकशिश नहीं हो गई थी। मैं 2 बच्चों की मां भी नहीं लगती थी। मैंने अपनी जवानी को मुतासिर नहीं होने दिया था कि कहीं मेरा शौहर मुझ में दिलचस्पी लेना बंद कर दे। लेकिन यकलख्त इस रोज का ख्याल आते ही मैंने अपने सीने में एक खंजर सा उतरता महसूस किया। मैंने रियाज के परस में एक नौजवान लड़की की तस्वीर देखी थी। ये 6-7 महीने पहले की बात थी। रियाज नहा रहे थे। मेरे पास सब्जी वाले को देने के लिए 10 रुपए का नोट नहीं था, 100 रुपए का था। सब्जी वाले के पास खुला नहीं था। मैंने 10 रुपए लेने के लिए रियाज की पतलून की जेब से बटुआ निकाला। बटुआ खोलते ही मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई जहरीली नागिन छुपी बैठी है जो मुझे देखकर फुनकार रही है कि अब मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों को भी डस लूंगी। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता है। वो नागिन बड़ी हसीनो जमील थी। वो 20 बरस से कम की ही लग रही थी। खुदोखाल तीखे और बेसाख्ता दिल में उतर जाने वाले थे। उस पर जवानी टूट कर बरस रही थी। मैंने 10 रुपए का नोट निकालकर बटुआ फौरन ही वापस जेब में रख दिया जैसे वो अंगारा हो। सब्जी वाले को पैसे देकर अंदर आई। दरवाजा बंद करके टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरे सीने में सांस धोंकने की तरह चल रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई भौचाल आ गया है। जमीन लरज रही है। सारा घर घूम रहा है। अब मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि उनकी मोहब्बत में सर्द मोहरी क्यों आ गई है। मुझसे करीब होकर भी दूर क्यों है। बिस्तर पर दराज होते ही अजनबी क्यों बन जाते हैं। इतवार का दिन बाहर क्यों गुजारते हैं। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि रियाज का गिरेबान पकड़कर पूछूं कि ये डायन कौन है। ये मेरा हक था। मैं उनकी बीवी थी, उस घर की मालकिन थी। मैं अपने घर और बच्चों को तबाह होते हुए देख नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा ये मौका नहीं है, मुनासिब वक्त नहीं है। रात के वक्त जब बच्चे सो जाएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी, पूछूंगी कि यह डायन कौन है जिसकी तस्वीर आपके बटुए में है। लेकिन मैंने रियाज से इस लड़की के बारे में कभी नहीं पूछा और न उन पर जाहिर होने दिया कि मैं जान चुकी हूं कि वो किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे सीने में खलिश का जो खंजर पैवस्त हो गया था उसे मैं बावजूद कोशिश के निकाल न सकी थी। ये खंजर वो खुद ही निकाल सकते थे। उस लड़की की तस्वीर अब भी अपने बटुए में लिए फिर रहे थे। मैंने 1-2 मरतबा हौसला किया कि उनसे उस लड़की के बारे में पूछूं, मगर हिम्मत ना हुई। मैं रियाज से दानिस्ता उस लड़की के बारे में पूछने से गुरेज करती चली आ रही थी। अगर मैं उनसे पूछ लेती तो जलती पर तेल गिर जाता। मैंने अनजान बने रहने में ही बेहतरी समझी। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या रियाज मुझे उस लड़की के बारे में बताएंगे।
मेरे पूछने पर शायद वो ढीठ बन जाएं, फिर उनके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता, कोई रास्ता मिल जाता। कुछ देर के बाद बारिश थम गई। मैंने चंद दुख में जहर मार किए। जब बर्तन धो रही थी तो फिर से बारिश शुरू हो गई। मैं काम खत्म करके निशिस्त गाह में आ गई कि शायद इस सुहाने मौसम की वजह से रियाज घर आ जाएं। थोड़ी देर बाद घंटी बजी तो मैं दरवाजे की तरफ लपक गई, इस तरह जिस तरह शादी के बाद लपकती थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही ख्याल आया कि रियाज तो गाड़ी में आते हैं और हॉर्न बजाते हैं, फिर इस वक्त बारिश में भीगता हुआ कौन आया होगा। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? जी, मैं एक लड़की हूं। बाहर से एक दिलकश आवाज आई, क्या आप मुझे बारिश थमने तक अपने यहां पनाह दे सकती हैं प्लीज? मैंने बादल नखास्ता दरवाजा खोल दिया। मेरी नजरों के सामने एक गैर मामूली हसीन लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने नीमवा दरवाजे की ओट से लड़की से पूछा, क्या आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी है? मैंने बाहर झांका। मुझे अंधेरे में उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं दिया। जी, मैं अकेली हूं, उसने मुतरन्नम लहजे में जवाब दिया। मैं कुछ देर के लिए आपको जहमत देना चाहती हूं, आप ख्याल न करें तो अंदर आ जाऊं। मैंने उसके बशरे से महसूस किया कि वो कुछ परेशान और नर्वस सी लग रही है। मैं समझ गई कि वो घर में मर्दों की मौजूदगी के ख्याल से मुतफक्किर हो रही थी। मैंने लड़की के करीब होकर कहा, आप मेरे घर में बड़े सुकून और इत्मीनान से उस वक्त तक बैठी रहें जब तक बारिश थम नहीं जाती। घर में 2 छोटे बच्चों और मेरे सिवा कोई नहीं है। बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं। मेरे शौहर देर से घर आते हैं, 10-11 बजे से पहले नहीं आएंगे। लड़की अंदर आई। मैंने रोशनी में उसे देखा। लड़की बारिश में बुरी तरह भीगी हुई थी। उसके नफासत से तरशे हुए स्याह बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने एक ही नजर में उसके चेहरे और वज़ाकता से अंदाजा कर लिया कि लड़की का ताल्लुक किसी अच्छे घराने से है और वो तालीम याफ्ता भी है। उसके अंदर आने के बाद मैंने दरवाजा बंद करके कहा, आपके कपड़े बहुत ज्यादा भीग चुके हैं, आप ऐसा कीजिए कि मेरे कपड़े पहन लें। जितनी देर में बारिश थमेगी आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। जी नहीं, मेरे कपड़े ज्यादा गीले नहीं हैं। वो अपने लिबास पर एक नजर डालकर इनकिसारी से बोली, प्लीज आप तकलीफ ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लड़की के इस तकल्लुफ के बावजूद मैंने अपना एक जोड़ा उसे दिया। लड़की गुसल खाने में जाकर न सिर्फ अपने बाल खुश करके आई बल्कि अपने गीले कपड़े भी बदल आई। मैंने उसके कपड़े खाने की मेज पर फैलाकर टेबल फैन पूरी रफ्तार से चला दिया। फिर मैंने एक रिसाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप आराम से बैठकर पढ़ें, मैं कॉफी बनाकर ले आती हूं। वैसे इस वक्त ब्लैक कॉफी मिल सकती है क्योंकि घर में दूध नहीं है। आपके इस खुलूस का बहुत शुक्रिया। लड़की रिसाला गोद में रखकर ममूनियत से बोली, आप बहुत ज्यादा तकल्लुफ से काम ले रही हैं। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। जल्दी से कॉफी बनाई और निम्को ट्रे में रखकर निशिस्त गाह में पहुंची तो लड़की कोई कहानी बड़ी महवियत से पढ़ रही थी। जब हम दोनों काफी पीने लगी तो मैंने उससे पूछा, क्या आप किसी रिश्तेदार से मिलने आई हैं? रिश्तेदार? जी नहीं। लड़की का चेहरा किसी अनजाने ख्याल से दमक उठा। मैं टैक्सी से उतर के एक साहब का पता तलाश कर रही थी कि एकदम बारिश शुरू हो गई। मैंने एक करीबी दुकान में पनाह ली। जब थोड़ी देर के बाद बारिश थम गई तो फिर उनका पता तलाश करने लगी। 2-3 औबाश किस्म के लड़के मेरे ताकुब में लग गए। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। बारिश की वजह से सन्नाटा छा गया था और गलियों में एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। रास्ते में ऐसा मकान दिखाई नहीं दिया कि उसका दरवाजा खटखटाऊं। फिर मैंने आपके घर का अहाता बगैर गेट के देखा तो आपके घर का दरवाजा खटखटा दिया। आपको जहमत दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपका नाम क्या है? मैंने उसकी तरफ चिप्स की प्लेट बढ़ाते हुए पूछा। क्या आप ज़ेरे तालीम हैं? मेरा नाम शाजिया रफीक है, लड़की ने जवाब दिया। मैं एक मारूफ दवासाज कंपनी में मुलाजमत करती हूँ। आज हफ्ता होने की वजह से मेरे दफ्तर की छुट्टी है। तो क्या आप यहाँ किसी अजीज का पता तलाश कर रही थी? मैंने उसके चेहरे पर नजरें मरकूज करके पूछा। उसके चेहरे पर हया सुर्खी बनकर दौड़ गई, जिसने उसके चेहरे के हुस्न को मजीद निखार दिया। उसने अपनी निगाहें इस तरह नीचे कर लीं जैसे किसी मर्द की मोहब्बत भरी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज हो गई हों और कानों में प्यार भरे अल्फाज ने रस घोल दिया हो। उसने अपनी हया आलूद पलकें ऊपर उठाकर धीमे लहजे में जवाब दिया, आप उन्हें अजीज ही समझ लें, वो मेरे बहुत दूर के कजन होते हैं। लड़की के चेहरे पर फिर हया छा गई।
उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था, जैसे ये जुमला गैर इरादी तौर पर उसकी जुबान से निकल गया हो। ओह, क्या आप मोहब्बत की शादी कर रही हैं? मैंने उसकी कैफियत भांपते हुए पूछा। जी हाँ। लड़की ने जो अपनी पलकें नीचे कर ली थीं, ऊपर उठाकर मुझे देखा। मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोहब्बत के अनगिनत दिए जलते हुए महसूस किए। आपका अंदाजा दुरुस्त है। क्या वो इसी मोहल्ले में रहते हैं? मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। वो आपके कजन हैं और आप उनका घर नहीं जानती हैं? मेरे घर वालों के ताल्लुकात उनसे बरसों से कशीदा थे, बल्कि आज भी हैं। उन्होंने 2 माह पेशतर इस मोहल्ले में नया मकान लिया है। तो गोया आप उनसे शादी अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर कर रही हैं? मैं बोली। जी हाँ। लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मेरे वालिदैन चूंकि बड़े तंग नजर और दक्यानूसी ख्यालात के हैं, इसलिए मैं उनकी इजाजत के बगैर शादी कर रही हूँ। मुझे आपके इंतखाब, घर के माहौल और वालिदैन के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं नासहाबाना अंदाज में कहने लगी। मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लड़की किसी ऐसे घर में बहू बनकर जाए जहां वो अपनी सारी जिंदगी खुशियों से भरपूर गुजारे। उनकी नीयत बिल्कुल साफ और बेलौस जज्बे से पुर होती है। ऐसी लड़कियां जो माँ बाप की मर्जी से शादी करती हैं सदा खुश रहती हैं। ये बात कहते हुए मेरे दिल में दुख की लहर उठी कि मैं कौन सी खुश हूं। मुझे आपकी इस बात से इनकार नहीं। लड़की ने सर हिलाया। मेरे वालिदैन मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहते हैं जो एक बैंक में 2nd ऑफिसर है, जबकि मेरा आइडियल कुछ और है। कम से कम वो शख्स इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अफसर हो, या फिर किसी कंपनी में MD हो। आजकल लड़कियों ने आइडियल के पीछे अंधाधुंध भाग कर अपनी जिंदगियां तबाह कर ली हैं। मैं बोली। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूं जो अपने आइडियल से शादी करके पछता रही हैं। ख्वाबों और अमली जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। लड़की ने अपना दिफा किया। मेरी 2 सहेलियां अपने आइडियल मर्दों से शादी करके बहुत खुश हैं। आपके कजन का क्या नाम है? मैंने पूछा। शायद उनका नाम मैंने सुना हो, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में 10-11 बरस से रह रही हूँ। उनका नाम रियाज अहमद है। वो एक आला सरकारी अफसर हैं और बहुत जल्द मुलाजमत छोड़कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में MD के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं। रियाज अहमद? मुझ पर जैसे बिजली सी गिरी। मैं सुन्न सी हो गई। मेरी रगों में लहू मुंजमद होने लगा। फिर मुझे दफातन याद आया कि मैंने उनके पर्स में जो तस्वीर देखी थी वो इसी लड़की की थी। मैंने उस तस्वीर को सिर्फ एक नजर देखा था, इसलिए उसका चेहरा जहन में नहीं रहा था। तस्वीर पासपोर्ट साइज की थी, इसलिए पूरी तरह अंदाजा ना हो सका कि ये लड़की कैसी है। ये लड़की नहीं बल्कि कयामत थी। मालूम नहीं कैसे रियाज की असीर हो गई थी। लड़की मुझे सख्ते की कैफियत में पाकर हैरत से देख रही थी। शायद वो मेरा बशरा भांपने की कोशिश कर रही थी। उसने पूछा, क्या आप उन्हें जानती हैं? मेरे लिए ये बात गैर मुतवक्के थी, इसलिए मैंने जल्दी से खुद पर काबू पाकर कहा, जी हाँ, इत्तफाक से मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ, मगर वो तो शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप भी हैं। क्या ये बात आपको रियाज साहब ने बताई है? जी हाँ, ये बात मेरे इल्म में है। उन्होंने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वो बड़े इत्मीनान से बोली, आप उनके बारे में सब कुछ जानते बूझते भी आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा रही हैं। मैंने तहीर ज़दा लहजे में कहा, एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हैं? आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? लड़की में जरा भी झिझक नहीं थी और ना कोई तजब्जुब था। हर्ज क्यों नहीं है? मर्द दूसरी शादी करने के बाद तकसीम होकर रह जाता है। उन दोनों बीवियों में से पूरी तरह किसी एक का होकर नहीं रहता। अगर आप बेगम रियाज खान को ये बात ना बताने का वादा करें तो मैं आपको राज की एक बात बताऊं प्लीज। आप अपने तक ही रखें। उसने इल्तिजा के संदाज में कहा, आप मुझ पर पूरा पूरा भरोसा कर सकती हैं। आपके और मेरे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, इसकी भनक इसके तो क्या मेरे शौहर के कान में तक नहीं पड़ेगी। रियाज ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, क्योंकि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तलाक का सुनकर मैं इस तरह उछल पड़ी जैसे मुझे दहकते अंगारों पर फेंक दिया गया हो। मैं सन्नाटे में आ गई। मेरा दिल इस बुरी तरह धड़कने लगा जैसे सीना शक करके निकल आएगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी हालत गैर हो रही है और मैं फर्श पर गिर पड़ूंगी। मैंने खुद को बदिक्कत संभाला और ठहरे हुए लहजे में बोली, बिलफर्ज महाल वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, लेकिन क्या आपने इस बात को नोट किया कि आपकी और उनकी उम्रों में कितना फर्क है? वो ज्यादा उम्र के तो नहीं मालूम होते,
मैंने उनसे कभी उनकी उम्र नहीं पूछी। वैसे मेरा अंदाजा है कि उनकी उम्र 30-36 बरस के दरमियान होगी। उनकी उम्र 36 बरस नहीं बल्कि 48 बरस है। चूंकि वो वजीह, दराज कद, स्मार्ट और खुशपोश शख्स हैं, इसलिए उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं होता। उनकी उम्र के बारे में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, खुसूसन औरतें। ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत करीब से जानती हैं। वो अपनी पलकें चपकाती हुई बोली, जी हाँ, कुछ ज्यादा ही करीब से। मेरा लहजा नेज़े की तरह चुभता हुआ सा था। सीने में हसद की आग भड़क उठी थी। दरअसल उनकी बीवी मेरी बचपन की दोस्त है। रियाज अहमद का मकान पिछली गली में है। वो तकरीबन रोज ही मुझसे मिलने आती है। शायद मैं उनकी अच्छी सेहत और छरेरे बदन की वजह से धोखा खाती रही हूं, लेकिन उम्रों के फर्क से क्या होता है? मोहब्बत में ये कहां देखा जाता है? मगर एक समझदार और नौजवान लड़की को सिर्फ अमली जिंदगी ही में नहीं बल्कि मोहब्बत के मामले में भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी लड़की हकीकत पसंद ना हो तो वो सारी जिंदगी पछताती रहेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक आपकी उम्र 20 बरस से ज्यादा नहीं होगी, क्यों? मैंने सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया। लड़की ने सर हिलाकर मेरे अंदाजे की तौसीक की। फिर मैंने अपनी बात जारी रखी। अगर आपकी उम्र पूरे 20 बरस है तो आपसे रियाज पूरे 28 बरस बड़े हैं। आपकी जिंदगी, हुस्न और जवानी का सबसे खूबसूरत दौर यही है, जबकि रियाज एक ऐसी पुरशिकवा और अजीमुशान अमारत है जो अंदर से खोखली है। 10 बरस के बाद वो आपके शौहर नहीं बाप मालूम होंगे। उनके सर के बाल सफेद हो रहे होंगे, दांत भी गिर रहे होंगे। उनकी मोहब्बत और जज्बात में वो गर्मजोशी जिसकी जरूरत एक औरत महसूस करती है वो ना होगी। 10 बरस के बाद आप में एक औरत की हकीकी आरजुओं का ही नहीं बल्कि पुरजोश मोहब्बत का आगाज होगा। फिर उनके पास वो ओहदा, वो हैसियत और वो शानो शौकत ना होगी, वो ख्वाब ना होंगे जो आप आज देख रही हैं। फिर आपको ये घर चलाने के लिए अपने कंधों पर यह बोझ उठाना होगा। आपने ये सब कुछ सोचने की कभी कोशिश की? लड़की मेरी हर बात बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने उसके बशरे के बदलते तासरात से महसूस किया कि मेरा एक एक लफ्ज जैसे उसके दिल की गहराइयों में उतरता जा रहा है। उसने जैसे पहले कभी इस पहलू पर सोचा ना था। वो अपनी जगह बेहिस्सो हरकत सी हो गई। मैंने उससे गुंग पाकर पूछा, क्या मैंने गलत कहा है? लड़की चौंक कर सोचों की दुनिया से निकल आई। उसने नफी में अपना सर हिलाया और बोली, मैंने तस्वीर का दूसरा रुख कभी नहीं देखा और ना कुछ सोचने की कोशिश की। सच पूछिए तो मैं रियाज पर मर मिटी हूं। उनकी शख्सियत ही ऐसी दिलकश है। आप मेरे इस ख्याल से इत्तफाक करेंगी। आप सच कहती हैं। रियाज अहमद वाकई कहानियों के शहजादे की तरह हैं। लड़कियों के तस्वुराती महबूब जिसकी वो तमन्ना करती और सपने देखती हैं, वो आज भी जवान मालूम होते हैं। लेकिन ये सब चीजें आर्जी हैं। हुस्न जवानी ढलने वाली चीजें होती हैं। मैंने बोलते बोलते एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। मैंने उसकी आंखों में झांका। रियाज के नाम पर जो दिए जल उठे थे वो अब एक एक करके बुझ रहे थे। उसके हसीन चेहरे पर एक करब सा छा गया था। उसकी आंखों में हिज़्नो मलाल था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपने कभी रियाज से पूछा कि वो बरसों से बसा बसाया घर क्यों जाड़ रहे हैं? बीवी बच्चों को किस बात की सजा दे रहे हैं? जी, एक बार पूछा था, लड़की ने जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके वालिदैन ने एक ऐसी औरत से जबरदस्ती शादी कर दी जो ना सिर्फ फूहड़ और जाहिल है बल्कि बदजुबान और बदमिजाज भी है। उस औरत ने घर जहन्नुम बनाकर रख दिया है। मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। उन्हें 10-11 बरसों के बाद इसका ख्याल आया। वो इतने बरसों तक अपनी बीवी को बर्दाश्त करते रहे और अजाब झेलते रहे। तो क्या आपके ख्याल में रियाज ने अपनी बीवी के बारे में मुझसे गलत बयानी की है? इसमें कोई सदाकत नहीं है? लड़की ने हैरानी से दरियाफ्त किया। जी हाँ, मैं कहने लगी। उनकी बीवी ग्रेजुएट है और एक आला खानदान से ताल्लुक रखती है। सलीका शुआर है, खूबसूरत और पुरकशिश है, शाइस्ता और नफीस मिजाज की है। उसने अपने घर को जन्नत का नमूना बना रखा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो बारिश रुकने के बाद मेरे साथ उसके यहाँ चले, उससे मिलें, उसके घर को देखें। अगर उसे यह बता दिया जाए कि आप उसके शौहर की होने वाली दूसरी बीवी हैं तो उसकी पेशानी पर बल तक नहीं आएगा। वो ना सिर्फ आपसे खुले दिल बल्कि खंदा पेशानी से मिलेंगी। क्या आप चलेंगी मेरे साथ उनसे मिलने के लिए? जी नहीं। उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई थी। रियाज ने मुझसे इस कदर दरोग गोई क्यों की? किस लिए की? यह बात मेरी समझ से बालातर है। इसलिए कि मर्द की जात किसी नाग से कम नहीं होती। वो पराई लड़कियों और औरतों को मोहब्बत का फरेब देकर डसने से कभी नहीं चूकता है।
मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। वो बोली, आपसे मुलाकात ना होती तो मैं रास्ता भूल जाती, किसी दलदल में गिर जाती। आप रियाज से मिलने उसके घर क्यों जा रही थी? मैंने उसे टटोला। उन्होंने आज मुझे 3 बजे घर पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि इत्मीनान से बैठकर शादी का प्रोग्राम बना सकें। उनकी बीवी हैदराबाद गई हुई है। शादी से पहले मैं इस घर को एक नज़र देखना चाहती थी जहां मुझे जिंदगी गुजारनी थी। एक इत्तफाक ने मुझे आपके यहां पहुंचा दिया। क्या आप ये जानते हुए भी कि रियाज से मिलने उनके घर जा रही थी कि वो अकेले होंगे? इत्तफाक से आज उनकी बीवी अचानक हैदराबाद से वापस आ गई है। अच्छा हुआ आप उनके घर नहीं पहुंची। रियाज को बीवी की वापसी की कोई इत्तला नहीं है। मैंने कहा, अगर वो मुखलिस होते और उनकी नीयत में फितूर ना होता तो वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर आपके लिए अपने लिए रास्ता साफ करते। वो अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दे सकते। क्यों तलाक नहीं दे सकते? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं खड़े खड़े तलाक दे सकता हूं, इसलिए कि उनकी बीवी का खानदान बड़ा बारसूख है। फिर वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक शख्स तवील रफाकत के बाद इससे उकताता नहीं बल्कि और करीब हो जाता है, क्योंकि बीवी हम मिजाज और हम नफ्स बन जाती है। फिर रियाज ने किस लिए मुझसे शादी का वादा किया? वो अफसुर्दगी से बोली, आप खुद समझती हैं कि भंवरे का क्या काम है। मर्द एक भंवरा ही तो होता है। लड़की यकलक उठ खड़ी हुई। उसने खिड़की का पट खोलकर बाहर झांका, फिर पट बंद करके मेरे पास आई और बोली, बारिश फिलहाल थम गई है, वैसे आसार अच्छे नहीं हैं, फिर शुरू हो सकती है। ये सिलसिला शायद रात तक चले। फिर उसने मेज से कपड़े उठाए और गुस्ल खाने में जाकर बदल आई। रुखसत होते वक्त ममनूनियत से बोली, आपने मेरी आंखें खोलकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर ना भुला सकूंगी। आप मुझ पर एक एहसान और करें, रिक्शा या टैक्सी मंगवा दें, कहीं वो बाश लड़के बाहर ना खड़े हों। इत्तफाक से एक रिक्शा गली में आकर रुका। मैंने उसे उसमें सवार करा दिया। मैं उसे उस वक्त तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। मैं सोच रही थी कि एहसान किसने किया। एहसान तो उसने रास्ता भूलकर मुझ पर और मेरे बच्चों पर किया। अगर वो रास्ता ना भूलती तो फिर क्या होता? मैं ये सोचकर लर्जा बरंदाम होती रही। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।